नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का आज है 27 फरवरी। और 27 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया था और अभी थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उन 20 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो सारे 20 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग से एक बात करना चाहते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो में कहीं भी कोई भी त्रुटि वगैरह दिख रही है या वीडियो पसंद नहीं आ रही है, किस कारण पसंद नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ तो आपको मिला जाता है, फिर भी आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक तो छोड़ दीजिए, कमेंट तो और भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है, जो लोग वीडियो को देखते हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग ही देखते हैं, 500 600 लोग ही देखते हैं, लेकिन देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हो सके तो मेरी मदद के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है, ठीक है। तो संविधान के संशोधनों से संबंधित जो भाग आपसे पूछा गया था उसका जो राइट आंसर दिया गया था वो आपका भाग 20 दिया गया था, ठीक है। आपका भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया है, भाग 20 में वर्णित है। इसके अलावा अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संशोधन के अनुच्छेद 368 में संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर अपनाई जाने वाली विधायी प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा, अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया जल्लीकट्टू किस खेल त्योहार के दिन जल्लीकट्टू जो खेल है किस त्योहार के दौरान किया जाता है। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, पिछले किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पोंगल हो जाएगा, ठीक है। पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल की बात कीजिए या आपका जल्लीकट्टू की बात कीजिए। पोंगल एक पर्व है, जल्लीकट्टू एक खेल है, दोनों जो आपका संबंधित है तमिलनाडु से है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनेगा तमिलनाडु से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जल्लीकट्टू जो खेल होता है जिसमें बैलों को इंसानों से लड़ाई करवाया जाता है। आप लोग वीडियो पे यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो, ठीक है, कि बैल से इंसान कैसे लड़ता होगा, ठीक है। ये खेल है जो कि 2 साल पुराना है और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे अब रिपीटेड होने लगे, ठीक है। तो आप लोग के ही भारी डिमांड पर दोस्तों मैंने जब अभी 20 तारीख से जितना भी 20 तारीख से जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था अब तक का एक पीडीएफ तैयार किया है। अभी तो इसमें 350 प्रश्न है, ये पीडीएफ में और भी प्रश्न अपडेट होंगे, ठीक है। मात्र 25 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। 350 प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस पीडीएफ को संजोया गया है। अगर आपको परचेस करना है तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी 300 प्रश्न 24 फरवरी तक अपडेटेड है। आपको जब भी लीजिएगा उसके एक दिन पहले तक अपडेटेड ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लेना है, अगर आपके एग्जाम में 1-2 दिन का भी समय बचा हुआ है तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा सारे प्रश्न आपका रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। 20 में से नहीं भी तो 12 से 15 प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं। जैसा कि ये प्रश्न मौर्य समाज के शासकों का कालक्रम आया था, ठीक है, यानी कि आपका सेकंड शासक पूछा गया था, ठीक है। तो पीडीएफ में तो पहले भी पूछा गया आपका कि मौर्य समाज का संस्थापक होता था, हमने उसी प्रश्न में सारे चीज़ों को रिलेट कर दिया है, सारी चीज़ों को बता दिया है कि मौर्य समाज का पहला शासक, दूसरा शासक कौन है, तीसरा शासक कौन है, ठीक है। तो सेकंड पूछा गया था तो इसका राइट आंसर बिंदुसार होगा। पहला पूछा जाता चंद्रगुप्त मौर्य होता, संस्थापक पूछा जाता तो इसका भी राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होता। तीसरा पूछा जाता तो अशोक होता, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग आसानी से 15 से लेकर 17 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेंगे ही जिसका आंसर हम भी नहीं जानते होंगे या जो भी पढ़ाते होंगे वो भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। 20 में 20 कोई नहीं कर पाता है, 20 में 18 कर पाते हैं, 19 कर पाते हैं, यही बहुत है, ठीक है। मौर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे 322 ईसा पूर्व में स्थापना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, किसको हराकर, नंदवंश का अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराकर किया था। 185 ईसा पूर्व तक ये आपका चला था मौर्य साम्राज्य, ठीक है। शासकों का कालक्रम है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक है। इसके अलावा अंतिम शासक की बात करेंगे तो अंतिम शासक आपका बृहदत्त था। बृहदत्त के बारे में मालूम होगा, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही इसको मारकर शुंग वंश का स्थापना किया था मगध पर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है फिलिक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो फिलिक शब्द की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका बैडमिंटन से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैडमिंटन हो जाएगा। फिलिक शब्द किससे संबंधित है तो बैडमिंटन संबंधित है। इसके अलावा बैडमिंटन से और भी शब्द संबंधित है, बैक कोर्ट हो गया, बडी हो गया, कैरी हो गया, सेंटर पोजीशन हो गया, क्रॉस कोर्ट हो गया, ड्रॉप शॉट हो गया, फिल्क हो गया, फोर कोर्ट हो गया, आदि कुछ ऐसे शब्द है जिसका उपयोग बैडमिंटन के खेल के दौरान किया जाता है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात पूछा गया, ना कि साक्षरता पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होता, लेकिन लिंगानुपात पूछा गया तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है आपका 1000 पुरुष पर 1037 महिला है, ठीक है।
लिंगानुपात कहते हैं इसको कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अपना देश भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिला है। तो राइट आंसर आपका होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती था, जो अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी अरबिंदो आश्रम का पर्याय है, जिसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीरा अल्फासा ने किया था। अगला है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस साल से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपके वर्तमान में पेमा खांडू, इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा किया गया था। अगला है कि द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार की गतिविधियों को कवर करता है। तो द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो हमको बताएंगे द्वितीय क्षेत्र संबंधी जो आपके रिलेटेड गतिविधि, वहीं में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों की बात करेंगे तो धातु का काम, उद्योगों का काम, गलाना, ऑटोमोबाइल्स उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रसायन, इंजीनियरिंग उद्योग, एयरोस्पेस विनिर्माण, ऊर्जा उपयोगिता, इंजीनियरिंग, ब्रोइज और वाटर्स निर्माण और जहाज निर्माण आदि शामिल है। ठीक है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी चीज़ें आपके कृषि प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला है कि भारतीय वायुसेना IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर आपका एयर मार्शल साधना एस नायर हो जाएगा। एयर मार्शल साधना एस नायर भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली यह दूसरी महिला बन गई है। तो इसका भी राइट आंसर होगा। अगला है कि बास्केटबॉल का खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बास्केटबॉल के जो खेल का मैदान होता है उसे हम लोग कहते हैं आपका कोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट एक आयताकार सतह है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टोकरी होती है। यह बास्केटबॉल खेल का मैदान होता है। कोर्ट को मिड कोर्ट लाइन द्वारा दो हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक आधे हिस्से को आगे दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट। अगला है कि सरकार के द्वारा जारी बॉन्ड और बिक्री को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर खुला बाजार परिचालन हो जाएगा। खुला बाजार परिचालन की बात करेंगे तो बैंकिंग प्रणाली में धन की मात्रा का विस्तार या अनुबंध करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खदान उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हरित क्रांति हुआ था। 1965 में भारत में शुरू हुआ था, 1960 में आपका पूरे विश्व में शुरू हुआ था। ठीक है, पहला राज्य यानी कि शुरुआत करने वाला राज्य आपका पंजाब था। इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, गेहूं के तने का रतुआ प्रतिरोधी किस्में हैं, यानी कि गेहूं के उत्पादन से संबंधित है आपका हरित क्रांति, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। जनगणना की बात करेंगे या दशकीय जनगणना, आपका ऑप्शन क्वेश्चन में दशकीय जनगणना था क्योंकि आपका हर 10 साल के बाद ये किया जाता है। तो देखिए दशकीय जनगणना का जो संचालित करता है मंत्रालय आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा, जिसके वर्तमान मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दशकीय जनगणना का संचालन उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। 1951 के बाद सभी जनगणना आपका 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत किया जाता है। पिछला बार जनगणना आपका 2021 में किया गया था, अगली जनगणना 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखिएगा। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लगाया और इसे किस क्रमशः निरस्त किया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था, हमने क्वेश्चन का लैंग्वेज देने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन बना दिया है। आपसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया था, कब लागू किया गया था। 1878 इसका राइट आंसर है। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लागू किया गया था और इसका जो उत्तराधिकारी था यानी लॉर्ड लिटन के बाद जो आपका आया था वायसराय लॉर्ड रिपन इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, इसे गैंगिंग एक्ट का भी उपनाम दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ मत याद रखिएगा। इसमें हुआ था क्या, ये पहली बार था जब किसी अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों को बिना सर्च वारंट जारी किए बिना अखबार के परिसर में प्रवेश करने को अधिकार दिया था। ठीक है, अगला है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो फाइनल मैच है आपका कहाँ हुआ था। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करेंगे तो फाइनल हुआ था आपका ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है। फाइनल में सौराष्ट्र जीत गया था और बंगाल जो था वो आपका रनअप रहा था, इस बात को भी याद देखिएगा, 9 विकेट से हराया था। अगला है कि अमर सोनार बंगाल का राष्ट्रगान है, आप लोग को मालूम होगा हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। तो अमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान के द्वारा रचा गया था, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। और अपना देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये भी आपका बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचा गया है। ठीक है, 1905 में इसके बोल बंगाली बहुज्ञ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए थे, जबकि इसकी धुन बाउल गायक गगन हड़कारा के गीत क्वाथ पाबो तारे से प्रेरित होकर बनाई गई थी। ठीक है, बाकी कुछ मत याद रखिएगा। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में। ये प्रथम गैर यूरोपीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कथकली की बात करेंगे तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। केरल का एक आपका मोहिनीअट्टम भी है, ये भी आपका
केरल से ही है, तो आपसे केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, तो कथकली राइट आंसर है। ठीक है, कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और यह अतीत की कहानियाँ सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चार्ल्स के नियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि मिल नहीं पाया है। तो चार्ल्स की बात करते हैं, यहाँ जैक चार्ल्स के द्वारा दिया गया चार्ल्स का नियम एक गैसीय नियम है जो बताता है कि गर्म होने पर गैसों का विस्तार क्यों होता है। यह नियम कहता है कि स्थिर दाब में गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है और यही कारण है कि तापमान में वृद्धि के साथ गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगला है तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो कलेमामणि पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। कलेमामणि भारत के तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसको भी याद रखिएगा, बाकी कुछ मत याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा तो ये याद रखिएगा कि सुशीला और जमुना रानी को और भरतनाट्यम कलाकार अंबिका कामेश्वर और पार्वती रवि घंटासाला को तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2019 में 2020 के लिए पुराची थलाइवा डॉक्टर जे ललिता स्पेशल कलाइमणि अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला है कि जवारा नृत्य डैश राज्य से संबंधित है। जवारा नृत्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित आपका जवारा नृत्य है जो कि आपका पूछा गया था। लोक नृत्य ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है, इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करेंगे तो मटकी हो गया, आरा हो गया, खरा नाच हो गया, फूलपत्ती हो गया, गिरदा हो गया, सेला लारकी हो गया, सेला भदोनी हो गया, मंच हो गया, ये सभी आपका मध्य प्रदेश का अन्य लोक नृत्य है। इसी प्रकार से कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान हो गया, हुतारी हो गया, सुगी हो गया, कुनीता हो गया, करगा हो गया, लंबी हो गया। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावनी हो गया, दही काला हो गया, दशावतार हो गया, बोहरा हो गया, नकाटा हो गया, कोली हो गया, लेजिम हो गया, गफा हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी हो गया, बिलासनी नाट्यम हो गया, दप्पू हो गया, दपेटा हो गया, गुल्लू हो गया। ठीक है, लंबाडी हो गया। इसके अलावा ढिमसा, कोल्टम, बुट्टामोलू, आंध्र नट्यम, भावा कल्पम पूछा जा चुका है, बीरा नट्यम, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये सभी प्रश्न आपके आज के टर्ट से पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।